व्हाट्स अप गाइस। तो आज आप फिर आ गए हैं चैप्टर को समझने, और ये बड़ा आसानी से चैप्टर समझ जाएंगे। नोट्स इतने कैडे हैं कि क्या ही बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? 1950 से 1990 के बीच। 90 मतलब 90, ठीक है, टेंशन मत लेना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बात करूँगा, तो समझना है तो कमेंट बॉक्स से बता देना। मैं तुम्हें पर्सनली बता सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टेगनेंट इन नेचर। स्टेगनेंट मतलब रुकी हुई इकोनॉमी, ठीक है। नेचर मतलब हालात, उसकी हालात जो थी एकदम रुकी हुई थी, ठीक है। इंडिया वॉज एन अंडर डेवलप कंट्री। अंडर डेवलप मतलब जिसका मतलब समझ रहे हैं, जो कि डेवलप ही नहीं है, जो पूरे दुनिया से एकदम अलग चल रहा है। तो उसकी इंडिया की हालात ऐसी थी, ठीक है। 1950 से 1990 के बीच, ध्यान रख लो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर hence eliminate the existing problem and to promote economic development to the first and foremost task of the government was to decide the most feasible economic system of an economy। इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ाने का मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्रगति की ओर जो बदलाव है, जो हम आगे बदलना चाहते हैं, जो हमें फ्यूचर देखना चाहते हैं, उसको हम आगे और बढ़ाने के लिए, सबसे आसान सिस्टम बनाने के लिए जो कि फ़ायदेमंद, उसको इकोनॉमिक बनाने के लिए हम एक टास्क बना रहे थे। टास्क मतलब समझ रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे थे एक तरह से, ठीक है, डिसाइड कर रहे थे। फिर इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम्स एंड ग्रो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट अडॉप्टेड टेक्निक्स। गवर्नमेंट ने टेक्निक कुछ अडॉप्ट करी। इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर। जब इंडियन गवर्नमेंट ने नीति आयोग बनाया, नीति आयोग से क्या मतलब है? प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन से इसका ये मतलब है कि जो प्लानिंग कर रही है देश को डेवलपमेंट की ओर, मतलब समझ रहे हैं ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर और सबसे आसान इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की ओर। तो उसके लिए हमने एक चेयरमैन को अपॉइंट करा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नीति आयोग कब बना? 1950 मार्च। फिर इसको हमने 5 साल प्लान के हिसाब से अडॉप्ट करा कि 5 साल प्लान हम करेंगे और इतना इतना डेवलपमेंट हम इस देश को करेंगे। फिर बाद में क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी हमारे सामने आई कि हमारे भाई साहब क्या हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहले तो अनलिमिटेड वांट्स थी, बहुत सारी हमें ज़रूरत थी, ठीक है, लोगों की बहुत ज़रूरत थी। लिमिटेड रिसोर्स, कम रिसोर्स थे। ऑल्टरनेटिव यूज़, ये नहीं पता था क्या ही करें, प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, क्यों प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर बातें बताते हैं कि कितने टाइप की इकोनॉमिक होते हैं। 3 टाइप के इकोनॉमिक होते हैं गाइस: मार्केट इकोनॉमिक, मिक्स इकोनॉमिक, सेंट्रल प्लान। मार्केट से क्या मतलब कि सबसे पहले कि जो प्राइवेट है, हमारा भी ये प्राइवेट का, हमारा पूरा देश है, हमारा देश प्राइवेट ही प्राइवेट है। जिसे आना है बना फैक्ट्री, जिसे नहीं आना है मत बना फैक्ट्री। प्राइवेट है, हमारे सरकारी कुछ काम होता ही नहीं है हमारे देश में, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट, मार्केट इकोनॉमी। और ये कैसे कैसे, जैसे जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, तो ये सब प्राइवेट का सारा काम चलता है। अब दूसरा मिक्स इकोनॉमी, जैसे इंडिया हो गया, कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक यहाँ अंबानी है, तो दूसरा अ, अडानी है, मतलब वो तो प्राइवेट ही है। तो जैसे कि क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट वाला सेल, भेल, नवरत्न कंपनी, ये सब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो ये मिक्स इकोनॉमी है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी मतलब जो सेंट्रल में हो, मतलब पूरा गवर्नमेंट ही चलाए, जैसे चाइना, वियतनाम, जो सोशलिस्ट होते हैं, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी। बस यही है गाइस। अब क्या है कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी करा देता हूँ, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ है अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ नोट्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमी चाहते थे, तो उन्होंने बहुत मीटिंग करी, सोचा क्या इकोनॉमी ले, या मिक्स ले, सेंट्रली प्लान ले, या कोई प्राइवेट ही ले। तो उन्होंने कैसे मैसे फिर सोचा, फिर वो बाद में उन्होंने मिक्स इकोनॉमी रखी, क्योंकि भाई साहब सबके लिए बेनिफिट तो मिक्स इकोनॉमी देगा ना, ठीक है। फिर बाद में, और देश की हालत भी बड़ी बेकार थी, फिर उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग करी, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग करी। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी। मतलब देश के हित के लिए, नेशनल प्रायोरिटीज, देश के हित के लिए उन्होंने कुछ डेवलपमेंट करी, डेवलपमेंट एक्टिविटी करी। उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कहते नहीं भाई साहब कि आगे चल के हम स्कूल जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम सॉक्स पहनेंगे, टाई पहनेंगे, शर्ट पैंट, सारा सेटिंग वेटिंग करेंगे। सेटिंग मतलब सेटिंग, शर्ट वाली सेटिंग, कुछ और मत समझ लेना। हाँ, ठीक है। गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग करने का हमारा मेन मोटिव क्या था? प्लानिंग का विजन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान स्ट्रेटजी।
5 साल का प्लान हमने करा। और वो क्या है, जो पहला प्लान था वो हमारा 1951 से 1956 के बीच में है। इनके बीच हम प्लान कर रहे हैं हमारा देश के डेवलपमेंट की ओर। हम एक कुछ प्लानिंग कर रहे हैं भाई साहब, तो प्लीज़ डिस्टर्ब नॉट और बी फोकस ऑन 1951 तो 1956 1951 तो 1956। मजाक कर रहे हैं यार, इतना सीरियस भी मत हो गए पड़ो, ठीक है, थोड़े मज़े मज़े में। फिर बाद में क्या हुआ, हमने फिर 12 साल प्लान कंप्लीट करा। 12 साल बाद रिसेंट 5 ईयर प्लान वाज टू इंट्रोड्यूस ऑपरेशनल 1 अप्रैल 2012 टू पीरियड ऑफ दोस्त। अरे छोड़ो बकवास है, आगे पढ़ाऊंगा। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि प्लानिंग का विषय ने डिसाइड करा 2 तरह का गोल, ठीक है। पहला है लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, दूसरा है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो लंबे टाइम तक चलेगा, लंबे टाइम तक मतलब 20 साल तक चलेगा, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या है और शॉर्ट टर्म में ऐसा क्या है। अब दूसरा क्या था, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि छोटे मोटे के लिए, जैसे 5 साल प्लान हुआ। अब जो रिसेंट जो हमारा एक फैक्ट है ना, अभी जो रिसेंट कुछ एक नया प्लान है वो 3 साल के लिए है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज होती रहती है, इसलिए गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग प्लान्स रखता है यार, उन्हें प्लानिंग करनी है फ्यूचर में उनके हिसाब से, ठीक है, और नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत, ठीक है, और कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लॉन्ग टर्म का, मतलब मेन ज़रूरत क्या थी लॉन्ग टर्म करने का, हम इकॉनमी का लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का ज़रूरत क्या है। जैसे हमने प्लान करा, हाँ भाई साहब 1 महीने तक तो हम घर में ही बैठेंगे, कुछ काम करेंगे ही नहीं, तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। अभी बोला 1 हफ्ते तक भैया हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी की ग्रो करने के लिए। जो जीडीपी है ना हमारा, वो भाई साहब गिरता ही जा रहा था, तो हम क्या करें, जीडीपी उठाने के लिए कई साल लगते हैं, तो उसमें फिर 20 साल फिर हमने जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए लगाया, इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए लगाया। फिर मॉडर्नाइजेशन, हमारा देश मतलब बिल्कुल एकदम वही थोड़ा ओल्ड फैशन था, ठीक है, सोशल आउटलुक बहुत बेकार था, रिचुअल्स थे, तो थोड़ा हम चेंज के लिए हम चाहते थे, तो दूसरा मॉडर्नाइजेशन। तीसरा क्या है, तो अभी तीसरा पॉइंट ले चलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। बट फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले बता दें कि जो मॉडर्नाइजेशन था उसमें ये था कि पहले क्या था, गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता था एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनके साथ, तो उनको फिर चेंज करने का, ठीक है, बदलाव, ठीक है। अब फिर बाद में तीसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी और बेरोजगारी पूरी हट जाए, बट इसका ये मतलब कि जो लोग एबल हैं, जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर सैलरी तो मिले, ठीक है। चौथा क्या था, इक्विटी, सब बराबरी का मतलब, सारा बराबरी का हिस्सा, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भेदभाव ना हो, ठीक है, कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम ना कमाए, कोई ये कर रहा है तो कोई किसी जात धर्म विवाद पे ये अटका पड़ा है, ये सब नहीं होना चाहिए, इसे इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। ये मोटिव था लॉन्ग टर्म गोल्स का, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना चाहिए भैया, आत्मनिर्भर भारत। आजकल मोदी जी ने भी बहुत बोला है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। मोदी जी मतलब वही है, प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये करा जा गया था पहले भी, और इसका अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि गौ खाद है, ठीक है, नॉर्मल अपने खुद का जो अपन फसल वगैरह यूज़ करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए वही करते थे आत्मनिर्भर। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब क्या था, वही जो 5 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए। शॉर्ट टर्म गोल्स में जो पहला प्लान था ना 1951 से 1956 के बीच में आया। ये पहला का मतलब जो प्लान था उसके 2 मोटिव थे। पहला एग्रीकल्चर बढ़ाना, दूसरा क्या था, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो भी हमारे जो उगाया जा रहा है उसको सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना कि हाँ भाई छोटे को कितना मिलेगा तो बड़े को इतना मिलेगा, ऐसा नहीं, छोटे को 50 मिलेगा तो बड़े को 50 मिलेगा, ठीक है। कोई बड़ा मतलब अमीर गरीब, छोटा बड़ा पौवा मत समझ लेना, ठीक है। सेकंड प्लान क्या था 1956 से 61। 1956-61 में क्या था कि एग्रीकल्चर तो हो गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो चेंजेस थे हो गया था, प्रोडक्शन वगैरह में भी चेंजेस सब हो गया था। फिर बाद में इसमें क्या दिक्कत आई कि इंडस्ट्री में भी थोड़ा दिक्कतें होने लग गई थी, डेवलप ही नहीं हो रही थी, तो उस पर ध्यान दिया गया 5 साल तक। 5 साल पे इस इंडस्ट्री पे दिया गया और हैवी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट जैसे स्टील वगैरह, आयरन वगैरह, ताकि वो आगे फ्यूचर में और प्रोडक्शन करने में हेल्प कर सके। और जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा, इन्हें बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जो कि एक सपोर्टिव इंडस्ट्री है, सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री, ठीक है। फिर क्या था सातवां प्लान क्या था कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब कि
सातवां प्लान मतलब 1985 से 1990 में, ठीक है। इतना बात इसलिए बताया गया क्योंकि यार इतना सब हमारे सीबीएसई में भी आएगा नहीं, थोड़ा बहुत है उसको पढ़ सकते हैं। सातवां प्लान में क्या था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट मतलब गरीबी हटाओ, नौकरी दिलाओ। मेरा मोटिव है गाइस, अच्छा लगे तो कॉपी प्लेस मान लेना। 11 प्लान क्या था 2007 से 2012, ठीक है। इसमें क्या था मेन मोटिव, बढ़ोतरी, जितना हमें और डेवलप करना है और हमें उगाना है सब कुछ और अपने सेल्फ निर्भर बनना है, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी ख़त्म, जनरेशन ऑफ हाई क्वालिटी जॉब, अच्छी जॉब जो कि पैसे वाली हो, ठीक है। ये नहीं कि एक बंदा चौकीदारी कर रहा है तो उसका पूरे संतान ही चौकीदारी कर रहे हैं जितने। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब जो हमें नेचर को बर्बाद ना करे। एजुकेशन अच्छी बनाना, क्वालिटी करना, ठीक है। पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर वगैरह सब प्रोवाइड करना अच्छे से। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब जो एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है, जो खेती बाड़ी की जो ज़रूरत है इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में। इंडियन इकोनॉमी आपको पता है ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व थे। अभी मैंने पहले पिछली वीडियो से पढ़ाया था कि 72% लोग, अराउंड 72% लोग इंडियन इकोनॉमी पे निर्भर थे। तो जाहिर सी बात है इसका जीडीपी पे कंट्रीब्यूट बहुत था, ठीक है। जीडीपी में अराउंड 15% इसका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। फिर बाद में क्या था, फूड ग्रेन सप्लाई करते थे। भाई खाओगे नहीं तो जिंदा मर जाओगे और क्या करोगे। इसीलिए करते हैं कि खेती बाड़ी और किसानों का कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बचपन में इससे उन्होंने ही सहारा दिया। तुम्हारे माँ बाप भी पहले किसी दिन किसान ही होंगे या तुम्हारे दादा दादी, ठीक है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया था वो क्या था। पहला था एग्रीकल्चर जरिया, वो तो सबको पता है, एग्रीकल्चर से मतलब खेती बाड़ी से होता था सारा, ठीक है। 47% काम करने लगी थी बाद में 2013 में, ठीक है। मतलब कितना हो पता है, कुछ 1950 में क्या थे, 72% लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर बाद में 2013 में 47 हो गए, मतलब मान के चलो 74 है तो उल्टा होगा, तो ठीक है, याद करने का तरीका है। फिर बाद में क्या था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब क्या था, रॉ मटेरियल का सप्लाई, ठीक है। जो एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल देता था, मतलब जो फैक्ट्री में जो इस्तेमाल होता है ना, जैसे जूता बनेगा तो उसके लिए कौन देगा लेदर, वो यही देगा कंपनी, चाहे फार्मर हो चाहे दूसरा वाला बंदा हो, ठीक है। फिर बाद में क्या था, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना, ठीक है। हमने चाय उगाया, कॉफ़ी, जूट, ये सब तो हम ही एक्सपोर्ट करते थे, फ़ायदा होता था। रेवेन्यू, पैसा मिलता था, लैंड रेवेन्यू, अदर टैक्स, दूसरे दूसरे टैक्स से। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना सबको, मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब नॉर्मल छोटे छोटे चीज़ों से तो होता है, ये सब इंडिया खुद ही उगा लेती है। ओपीएम, ठीक है। नशा, नशा मतलब दवाई में भी आता है, ऐसा ऐसा मत समझना कि उल्टा सीधा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी में इंडिया की जो खेती बाड़ी चीज़ है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है एग्रेरियन रिफॉर्म्स, उसमें क्या प्रॉब्लम थे, यही था कि पानी सही से नहीं मिलता था। कहीं कैनाल कहीं है तो कहीं कैनाल कहीं है, तो इसी की दिक्कत थी। रेनफॉल पे हैवी डिपेंडेंट थे, ठीक है। बारिश क्यों, बारिश है तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, नहीं आए तो बेकार ही समझ लो यार, ठीक क्या, आप ठीक है। स्मॉल स्कैटर्ड होल्डिंग, छोटे छोटे बटे बटे हमारे खेत बाड़ी थे, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब लोन नहीं मिलता था, जमींदार पैसा लूटते थे, महाजन थे, इतना बुरा बुरा इंटरेस्ट लगाते थे भाई साहब, फांसी लगा के इतने सारे लोग मर गए थे इसी चक्कर में, क्योंकि वो डेथ ट्रैप में फंस चुके थे, लोन ही लोन ले चुके थे, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे बेचारों के पास। फिर बाद में कन्वेंशनल आउटलुक, ये प्रॉब्लम थी क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से करा था, खुरपा, गड़ासा और सांड का यूज़ करते थे ताकि जो सारा खेती बाड़ी करने का, ठीक है। गाइस मैं सही बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल, एक लाइक भी कर देना, कितने मेहनत से बना रहे हो यार, इसी तो ना, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम से क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज से मतलब क्या है कि लोकल मार्केट में, ठीक है, लोकल मार्केट में हम बेचते थे। हमें ज़्यादा लोगों के पास पता नहीं था कि कौन क्या उगाता है, हम नॉर्मल लोकल मार्केट में बेचते थे और उनका जितना मर्जी उतना टैक्स लगाएं, जितना मर्जी उतना पैसा लें, बस यही दिक्कत था।
ये पूरा कंट्रोल नहीं था। बाद में फिर इंडियन एग्रीकल्चर ने बदलाव करेगा। क्या बदलाव करेगा? एग्रेरियन रिफॉर्म, मतलब कुछ बदलाव करेगा। कहाँ कहाँ करेगा? लैंड में जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप बताने वाले इनके बारे में। लैंड रिफॉर्म क्या मतलब है कि ओनरशिप अगर होल्डिंग, ओनरशिप मतलब जो राजा है, राजा मतलब मैं हूँ, मेरा लैंड है, मैं 2 एकड़ का मालिक हूँ भाई साहब, ये मेरा ही है, ठीक है, तो तुमने ज़बरदस्ती छीना है तो मुझे वापस चाहिए। तो ये सब क्या था? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडियरीज मतलब क्या होता है कि जो बिचौलिए नहीं होते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारा सामान बिकवा देंगे, टेंशन मत लो यार, बाद में 1 लाख रुपए लेके भाग गया पता नहीं कहाँ। ये सब बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है ना इंटरमीडिएट बिचौलियों की, उनकी खल्लास मतलब गायब, गायब करवाने का उनका मेन मोटिव ये था। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स आया तो बिचौलिए तो हट गए, ठीक है। फिर बाद में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है कि लैंड सीलिंग, सीलिंग मतलब कि एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया। मैक्सिमम मतलब कि भाई साहब तुम कितना है, ज़्यादा ज़्यादा इतने लैंड तुम्हारे पास होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे सही है। ज़्यादा होता तो फिर वो लोग फिर एक्सप्लॉइट करते, छोटे लोग बेचारे लेबर बन के काम करते, बस मालिकाना हक नहीं मिल पाता उनको, इसलिए बढ़ गए ज़मीन, और ज़्यादा ज़मीन नहीं मिली, सबको इक्वली अमाउंट में बढ़ गया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग होल्डिंग है ना, किसी का एक जगह है, किसी का दिल्ली में मकान है, मतलब मकान नहीं, किसी का दिल्ली में खेत है, किसी का बनारस में खेत है, किसी का यूपी में है, किसी का छत्तीसगढ़, किसी का बनारस, अंताक्षरी पता नहीं अंतरिक्ष में है, पता नहीं, पता है अंताक्षरी नाम का भी कोई जगह होता है पर याद नहीं आ रहा कहीं है। गाँव जैसा इलाका है, क्योंकि उसको गूगल मैप में भी नहीं दिखाएंगे। सोचो कितनी बढ़िया बात है। अंताक्षरी, भैया कहाँ रहते हो? अंताक्षरी। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो मतलब यही है कि अलग अलग जो खेत बटे होते हैं ना, उनको एक जगह दे दिया गया कि हाँ भाई इस जगह में तुम्हारा इतना मिला के इतना बड़ा खेत है, तुम यहाँ रहते हो, बगल में तुम्हारा खेत है, तुम करो खेती घर आओ, करो खेती घर आओ, तो कोई टेंशन जरूरत नहीं है। तो वही है, जो बटे बटे खेत है सबको एक जगह कर दिया था, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव मतलब सब जॉइंट फार्मिंग थे। जॉइंट फार्मिंग मतलब कोई एक आटा उगा रहा है, कोई चावल, आटा नहीं मतलब कोई व्हीट उगा रहा है, तो कोई राइस उगा रहा है, कोई ज्वार उगा रहा है, कोई बाजरा उगा रहा है, तो सबको ना मिक्स कर दिया, हाँ भाई तुम सब मिलके चावल ही उगाओ। वरना कोई एक बंदा आता है गाड़ी से, इसका चावल लेता, अब पता है यहाँ आटा उगाएगा, मतलब यहाँ व्हीट उगाएगा, तो फिर उन्हें तो चावल चाहिए, तो फिर दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, चौथा जगह जाएगा, पांचवा जगह जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि सबको एक साथ कर दिया, सीधा जाओ चावल लो, भर के ले जाओ फैक्ट्री। टाइम की बचत, टाइम सेव, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। अभी जो रिसेंट दंगा नहीं हो रहा, दंगा क्या, जो प्रोडक्शन आंदोलन हो रहा है, ठीक है, किसान आंदोलन, ठीक है, तो वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के चक्कर में ही थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। अब जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म क्या मतलब कि क्या क्या नॉर्मल बदलाव करेगा। इरिगेशन फैसिलिटी, 1957 में 70% इरिगेशन फैसिलिटी थी, बाद में जब 2010 में जो सेंसस हुआ उसमें 30%, 35% हो गया, मतलब बढ़ गया, लोगों को पानी मिलने लग गया, कैनाल सिस्टम थे, ड्रेनिंग सिस्टम थे, सब कुछ थे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, एक बैंक है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, जो कि 1982 में स्थापित हुआ था। ये बहुत अच्छा इन्होंने इंस्टीट्यूशनल बना रखा है, जो कि लोन प्रोवाइड करता है, तो ये फ़ायदे में है नाबार्ड। फिर बाद में सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी से क्या मतलब है कि एक तो मतलब मैक्सिमम प्राइस, MSP का नाम सुना कभी? MSP मतलब एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे इतना तुम ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि फार्मर ना ज़्यादा नहीं बेच सकता, ज़्यादा बेचेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, मतलब एक फार्मर इतना ही बेच सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा बेचेगा फिर दूसरे फार्मर नहीं बेच पाएंगे, तो फिर इससे डिले होगा, और समझ जाओ मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, अमीर ही अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब बनता जाएगा। रेगुलेट मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट करता है डिमांड सप्लाई, ठीक है, जितना लोग चाहते हैं उतना ही सप्लाई होना चाहिए, जितना मार्केट में नीड है उतने हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, तो यही मार्केट रेगुलेट करने की बात बोली गई है, यही चेंजेस हुए हैं जनरल रिफॉर्म में, ठीक है। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड टेक्निकल रिफॉर्म।
फिर बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या मतलब है, HIV सीड थे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करे गए थे, मशीन प्रोवाइड करे गए थे, बट इसका कुछ प्रॉब्लम भी था। इसका प्रॉब्लम ये था कि अमीर ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रोडक्टिविटी था बहुत कम था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ग्रीन रिवॉल्यूशन लगाया। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि उन्हें SYV सीड प्रोवाइड करा गया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप, ठीक है, मॉडर्नाइज मीन ऑफ कल्टिवेशन, अलग नए नए तरीके से जो खेती बाड़ी होती है उसका मतलब सारा करा गया, ताकि अच्छे से जल्दी प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या फ़ायदा हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। 82 मिलियन टन था पहले, अब 176 मिलियन टन हो गया, ठीक है, मतलब इतना प्रोडक्शन हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। इंक्रीज इन नेशनल इनकम देश की जितनी आय थी वो बढ़ गई, ठीक है। नेशनल इनकम बढ़ने का फ़ायदा क्या है कि उन्हें पता चला डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा कंट्री आके कैपिटल प्रोवाइड कर सकती है हमारी कंट्री में, उन्हें मिनिमम ऑफ ट्रस्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है, ट्रस्ट होता है कि हमारी कंट्री में इतना नेशनल इनकम है, तो हमें अगर लॉस होगा तो हमारी कंट्री आराम से पे कर देगी, समझे। इसलिए नेशनल इनकम निकालना भी ज़रूरी होता है, और भी कारण नेशनल इनकम के, ऐसे नहीं कि एक ही कारण है। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस से क्या मतलब पता है, मार्केट में जितना पैसा है, ठीक है, ज़्यादा है मतलब फ़ायदा है, ज़्यादा होगा तो फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होगा, पेंडेमिक जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो वही मार्केटेबल सरप्लस से पैसा ले लेते हैं, और बेनिफिट और लो इनकम, छोटे छोटे जो कम कमाते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिलती है, सस्ते में सब कुछ मिलता है। चेंज इन फार्मर आउटलुक, फार्मर जो पुराने तरीके से करते थे ट्रेडिशनल मेथड, अब वो नए तरीके से करने लग गए। बफर स्टॉक इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो ना, पहले वेयर हाउस थे ही नहीं यार, आज उगाया, 1 महीने बाद पता चला कुछ बीमारी हो गई, पूरा बेकार हो गया, और कई चूहे आ गए, मौसम बिगड़ गया, तो पूरा सामान बिगड़ जाता है। तो यही है बफर स्टॉक का मतलब, ठीक है, सब कुछ ठीक से होना, और सब कुछ अच्छा जगह, एक जगह अवेलेबल, हम उसको रोक सकते हैं का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास 1 लाख टन चावल है, देश में पता है कि अगले अगले साल कुछ होने वाला है, तो हम उसको एक जगह रोक लेंगे, रख देंगे वेयर हाउस में या स्टोरेज हाउस में, बाद में ज़रूरत पड़ने पे उसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं सस्ते में, समझे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अब हम देखने वाले कि फेलियर्स, प्रॉब्लम क्या है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ ही क्रॉप्स में काम करता है, जैसे चावल, गेहूँ, ठीक है, जूट कॉटन में नहीं करता, दाल वगैरह में नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वहाँ तुम डालोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, HIV सीड वगैरह। अनइवन बेनिफिट मतलब अमीर वही हो ना, अमीर ज़्यादा यूज़ करते थे, गरीब कम यूज़ करते थे, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं थी प्रॉपर। सॉइल डिग्रेडेशन, भाई केमिकल यूज़ करोगे ना तो मिट्टी तो ख़राब होगी। अब इसका मैं क्या एग्जांपल दूँ, कल मिट्टी में ना एसिड फेंक के देखना, अगले दिन देखना मिट्टी कैसी होती है। ये प्लांट में ना, चलो एक एक्टिविटी है, ठीक है, आई नो थोड़ा अजीब सा एक्टिविटी है, बट एक्टिविटी है। एक नॉर्मल सामने तुम्हारे पास प्लांट रखा है, गमला, गमले के ऊपर ना सुबह सुबह जब उठना ना, तो थोड़ा ना एक थोड़ा सा पन मतलब पत्ती ले लेना, या छोटा वाला पेड़ ले लेना, और सुबह सुबह ना स्पिट कर देना, स्पिट थोड़ा सा लार ना उसके ऊपर लगा देना, ठीक है, लार लगा देना, तो बाद में देखना ना वो ना पौधा खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ केमिकल होते हैं हमारे मुंह में, और इसी केमिकल ना HIV सीड में भी जैसे होते हैं जो जानवरों को मारने के लिए होते हैं, पर ये प्लांट भी बहुत प्रॉब्लम करती है, ठीक है, और मिट्टी भी बेकार हो जाती है। अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड मतलब कि कुछ कुछ स्टेट्स से थे, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा में थे, और बाकी जगह नहीं थे, क्योंकि वहाँ बाकी जगह प्रोडक्शन थोड़ी कम मात्रा में होती थी। फिर बाद में अब पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुए। इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे कि जो कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी गई, जो जो अनएम्प्लॉयड थे, जो जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको रोज़गार दिया गया, ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न की तरफ एक दूसरा दौर आ गया, ठीक है, लोग मॉडर्न बनने लगे, नेशनल इनकम बढ़ी, ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल इकोनॉमी का बना। ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब क्या है, लोग ना अ, बढ़ने लगे, ठीक है, और मतलब बदलने लगे, उनका ग्रोथ होने लग गया, नए नए रोड्स बनने लगे, डैम्स बनने लग गया, ठीक है, इकोनॉमी में पैसा आने लग गया, फॉरेन रिजर्व होने लग गया है, और हमारे पास अथाह पैसा होने लग गया, अथाह पैसा, ठीक है, अथाह पैसा मतलब समझते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे कभी इस्तेमाल कर सकें, तो ग्रो होने लग गई हमारी कंट्री डेवलपमेंट की ओर।
इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, हम बाहर प्रोड्यूस करने लग गए हैं, मतलब बाहर बेचने लग गए हैं हमारी कंट्री से, ठीक है। हेल्प टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज से मतलब क्या है, एग्रीकल्चर मतलब कि पहले खुरपा लेके भाई साहब मिट्टी खोदो, अब तो सीधा मशीन आता था, जल्दी जल्दी मिट्टी मिट्टी खोद के ख़त्म। तो इसे क्या कहते हैं, मॉडर्नाइज, बदलाव, ठीक है। अब क्या है कि पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उनका क्या रोल था, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट की है, उन्होंने क्या करा, आ, कुछ इन्वॉल्वमेंट करे, मतलब पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनीज आई, ठीक है, जो कि कुछ फ़ायदे लेके आई। पर बाद में क्या होता, बाद में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, किसकी, गवर्नमेंट तो आ जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर देगी, पर टेंशन किसका होता था, उसके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट वैसी मरी हुई थी, ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर बाद में उसने कुछ हेल्प मांगी, किससे मांगी, बैंक से मांगी, दूसरे देशों के बैंक से मांगे, कुछ पैसा आया, तो फिर बाद में उन्होंने कुछ नेसेसरी स्टेप लगाए ताकि वो कुछ फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है। और अब वही फ़ायदा क्या था कि सोशल जस्टिस के तरफ, सोशल जस्टिस मतलब जो न्याय की तरफ उन्होंने जो थोड़ा पैसा लगाया कि हाँ भाई किसी के साथ बुरा ना हो, ठीक है, उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल करा। लैक ऑफ कैपिटल था, उन्होंने आगे चल के फैक्ट्री वगैरह में लगाई, मशीन्स वगैरह में लगाया, तो अलग अलग चीज़ों में लगाया। लैक ऑफ इंसेंटिव थे, जो बंदा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा था, वापस नहीं मिल रहा था कुछ अर्निंग्स, या कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो फिर इसलिए उन्होंने उसका हेल्प करा उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाने में। यही होता है यार, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाए, डैम्स बनाए, सब कुछ बनाया, धीरे 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 धीरे। तो कोई गवर्नमेंट गाइस बुरा नहीं होती, बस उसको समझने की बात होती है। हाँ बुरी होती तो आप कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, बट किसी को अंधे आँख मूंद के किसी को सपोर्ट मत करना गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी तो अच्छा लग रहा है पर फ्यूचर में नहीं लगेगा, ठीक है। गाइनो गवर्नमेंट अच्छी काम करती है, बस एक लिमिट होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 के तहत क्या है कि ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कि कंट्री में डेवलपमेंट लाएगी, एक अलग तरह का ना ग्रोथ समझ रहे हो किसका, कहाँ कहाँ पता है, इंडस्ट्री सेक्टर में, जैसे कि जो कंपनी है प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और वेल्थ इंक्रीज करने, वेल्थ मतलब कि हमारे पास कितना पैसा है, फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकते कि नहीं, तो ये सब में इंडस्ट्री पॉलिसी एक्ट में करा है। और पर इंडस्ट्री पॉलिसी एक्ट की तहत ये है कि कुछ कंपनियां हम प्राइवेट को देंगे, कुछ कंपनी हम गवर्नमेंट को देंगे, जिससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा और डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। 3 तरह के शेड्यूल थे, ए बी सी। ए में क्या था, 17 इंडस्ट्रीज थे जो कि पूरे गवर्नमेंट लेके बैठी थी, सॉरी अब तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। शेड्यूल बी में क्या था, 12 इंडस्ट्री है जो कि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों लेके बैठे हैं, ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट दोनों यूज़ करते हैं। शेड्यूल सी में क्या था कि प्राइवेट के लिए, और ऐसा क्यों करा गया, ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि मतलब फीचर क्या थे, फ़ायदा क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था, वही है ऐसा क्यों करा गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस प्रोवाइड करना, मतलब ज़्यादातर लोग क्या था, इंडस्ट्री क्या था, बिना लाइसेंस के खोल लेती थी, ठीक है, तो किसी का ग्रोथ होता था किसी का नहीं होता था, और कोई भाई फालतू में दगाबाजी धोखा ये वो करता था, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए उन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड करा, आईपीआर के तहत, इंडियन पॉलिसी रिवॉल्यूशन की तरह, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन सॉरी। इंडस्ट्रियल कंसेंस रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब अगर एक कंपनी अगर प्राइवेट है, ठीक है, किसी जगह में अगर वो स्टेब्लिश होती है, अब फ्यूचर में कुछ काम करती है, तो उसके बदले क्या करेगी पता है, आगे चल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलेगी, स्कूल्स खोलेगी, ताकि कुछ बच्चों के लिए कुछ कर सके। कंपनी तुमने खोली है, 50 करोड़ कमा रहे हो, कम से कम 10 करोड़ तो दो ना कुछ पब्लिक के लिए, तो वही है इसका मेन मोटिव, यही है। अब फिर बाद में लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लास्ट टॉपिक नहीं है, सेकंड लास्ट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या मतलब है कि जो छोटे मोटे, स्मॉल स्केल से मतलब क्या है कि छोटे मोटे जो कंपनी है, ठीक है, इंडस्ट्री बना रखी है, ठीक है, जो कि 5 करोड़ से कम कमाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसको हेल्प करा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना जो अपनी बेरोजगारी है ना, इसमें आके रोजगार तो कमा सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इनको हेल्प कर रही है ताकि कोई नुकसान ना हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फीचर क्या है कि लेबर इंटेंसिव है, लेबर से काम होता है, मशीन से होता नहीं है, बहुत कम होता है जो मशीन से होता है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कोई गांव में और शहर में,
इक्वली ग्रोथ करते हैं, मतलब समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि शहर में ही ग्रोथ हो रहा है, गांव में नहीं हो रहा है, दोनों में होना चाहिए, इसका मतलब ये है। प्रमोट्स इक्विलिटी। इक्विलिटी मतलब, इक्विटी मतलब कि अमीर को ज़्यादा या तो डेवलपमेंट नहीं चाहिए या गरीब को ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, दोनों एक इक्वल काम करें। अमीर अमीर है तो वो एक बैलेंस में चले, गरीब गरीब है तो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करे, इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब बराबरी का ये सबको हक देता है, तुम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ऐसा सही सबके लिए है। ठीक है। सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का सोर्स ये प्रोवाइड करती है। जैसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई चूड़ी बना रहा है, तो चूड़ी के लिए जो कांच वगैरह होता नहीं है, वो सब एसएसआई से आता है। ठीक है, या कोई ग्लास बना रहा है तो ग्लास के लिए जो आता है छोटे छोटे कांच, वो सब यहीं से आते हैं। तो आप चलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत इजी है गाइस, टेंशन लेने की बात नहीं है, सबको मुश्किल लगता है और मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसमें क्या है कि इंडिया को ना एक सेल्फ सफिशिएंट बनाना। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि जो ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है चाहे एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना टैक्स लग रहा है, तुम्हारा सामान तुम बेर बेचोगे तो महंगे बिकेगा, अंदर लोगे तो सस्ते में बिकेगा या महंगे में बिकेगा, चाहे महंगे में चाहे सस्ते में, चाहे सस्ते में चाहे महंगे में, इसको कंट्रोल करना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर आता है, ताकि वो कंट्री के डेवलपमेंट में कुछ रोल दे। टैरिफ लगाती है, टैरिफ मतलब टैक्स। टैक्स किस में लगाती है? अगर हम कुछ सामान बाहर से ले रहे हैं तो उसमें टैक्स लगा देगी। ऐसा क्यों पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सामान हम इंपोर्ट करेंगे तो भाई साहब, हमारी कंट्री में क्या प्रोड्यूस होगा, हमारी कंट्री के लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बाहर से सब कुछ ले रहे हो, बाहर कंट्री का फ़ायदा हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, अच्छा लगेगा नहीं ना? तो वही ज़्यादा टैक्स करा है इम्पोर्ट का। ठीक है, किसी सामान पे। फिर बाद में कोटा, कोटा कर दिया, मतलब एक लिमिट बांध दी, भाई साहब इससे ज़्यादा तुम सामान नहीं लाओगे वरना हमारी कंट्री तो लूटी जाएगी। ठीक है, लूटी जाएगी, मतलब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे जब सारा सामान तुम्हारे देश से ही आ रहा है? हैं, ये बताओ ना। इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट जब लगाया गया, ठीक है, इंपोर्ट मतलब जब लगाया गया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। सॉरी, इंपोर्ट लगाया नहीं गया, इंपोर्ट सॉरी, सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट को जब हटाया गया। ठीक है, इंपोर्ट मतलब पहले लगाते थे, तो लगाने से क्या हुआ, तो हमारा कंट्री में डेवलपमेंट बढ़ता गया। ठीक है, जब हमने ज़रूरत पड़ी हमने उसे हटा दिया, जब हटा दिया तो हमारे कुछ फ़ायदे होने लग गए। हमने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब एक दूसरे अगर कंट्री से कुछ व्यापार होता है ना तो कुछ पैसे मिलते हैं, डॉलर, उस डॉलर को हमने बचाया। ठीक है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट। हमने डोमेस्टिक मार्केट बचाया। डोमेस्टिक मार्केट हमारे अंदर जो मार्केट में जो जो सामान हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, हमें उसे एक्सप्लॉइट होने से बचाया है। हमने ये नहीं चाहा कि भाई साहब कि चाइना का कंट्रोल हो जाए हमारे देश में, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा खुद का पर्सनली कंट्रोल रहे, इसलिए हमने प्रोटेक्ट करा। इंडस्ट्रियल सेक्टर बना दी, जैसे टाटा है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई हमारे जो कंट्री में जो उगाए जाते हैं ना, जैसे अभी हमारी फेवरेट है कोवैक्सीन है, कोविशील्ड, सेम वैसे ही कोरोना का टाइम है यार, डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बाहर से अभी अमेरिका से मंगाओगे 1400 देना पड़ेगा, 14,000 पता नहीं कितना। बैड इम्पैक्ट क्या हुआ इंपोर्ट हटाने का? जो एफिशिएंसी नहीं होती हमारे देश में जो उगा रहे हैं, वो जितनी स्पीड से उगा रहे हैं, जितनी इफेक्टिव उगा रहे हैं, वो रिड्यूस हो गया क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, लोकल मोनोपोली। लोकल मोनोपोली मतलब बाहर से अगर कोका कोला आ रहा है तो देश में पूरे फैल रहा है बिना किसी रुकावट के, और हम यहाँ यहाँ आ, कोला ड्रिंक बना रहे हैं, पता नहीं कौन सा लाइम वाटर बना रहे हैं, पर हमें ये सब तो दिख नहीं रहा है, हमें बाहर देश का कोका कोला दिख रहा है। बस यही है यार, आत्मनिर्भर भारत बनाना ना बहुत मुश्किल है। तो यही है। तो लास्ट में चलते चलते बता देता हूँ कि यार, अभी जो रिसेंट सिचुएशन है हमारी, कोरोना का टाइम है यार, पैसे ना भाई पूरे गए, मार्केटेबल सरप्लस भी पूरा गया, कुछ नहीं बचा यार। बस यूट्यूब के थ्रू वीडियो डाल डाल के डालते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमने पढ़ा है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके तक पहुंचाना जरूरी है। और बस आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखते रहिए। अच्छी न लगे तो कमेंट करिए, बट जैसे आपको लगे वैसा करिए, बट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत होगा।
थैंक यू।